अच्छा, अब हम जो है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ते हैं। तो एक जो प्रॉपर्टी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की हमने अभी जो देख चुके हैं, जो एग्जांपल्स हमने की हैं, वो ये है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है सिग्मा, उस पे जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ये आपका जियोमेगा एक्सिस है। तो वो एक बेसिकली आपकी एक स्ट्रिप होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो हमने एक एग्जांपल की कि आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस -a से इस तरफ है, तो ये बेसिकली आपका एक रीजन बनता है जो कि -a से लेफ्ट साइड पे है एंड इट इज पैरेलल टू जे ओमेगा। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो एक रीजन होता है या एक स्ट्रिप होती है जो कि जे ओमेगा के पैरेलल हो। अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आपका लेफ्ट साइडेड हो, यानी फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे -a से इस तरफ है, ऐसा भी हो सकता है कि और इस केस में ये -a से इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस राइट साइडेड हो, यानी -a से जो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो राइट साइड पे एग्जिस्ट करे और ये आगे इन्फिनिटी तक जा रहा हो और ये जे ओमेगा के पैरेलल हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है दो वैल्यूज के दरमियान हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे -3 है और यहाँ पे आपका 1 है, तो और यहाँ पे आपका जे ओमेगा है और आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इन दोनों के दरमियान हो। तो ये सारी कंडीशंस एग्जिस्ट कर सकती हैं कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस -a से लेफ्ट साइड पे और इन्फिनिटी तक जा रहा है, या किसी वैल्यू से राइट साइड पे और इन्फिनिटी तक जा रहा है, या दो वैल्यूज के दरमियान है। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिप्स पैरेलल टू जे ओमेगा इन दी एस प्लेन। और ये जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है ये हमेशा सिग्मा की वैल्यू पे एग्जिस्ट करेगा, यानी जहाँ पे जो -a की वैल्यू है, यहाँ पे जो -3 की वैल्यू है, यहाँ पे -1 की वैल्यू है, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। अच्छा, अब जो रैशनल लेप्लास ट्रांसफॉर्म होते हैं, जैसे x ऑफ s इज इक्वल टू ns ओवर ds, यानी जो आपका न्यूमरेटर है वो भी एक फंक्शन है लेप्लास ट्रांसफॉर्म s का, और डिनोमिनेटर भी s का फंक्शन है, और इन दोनों की जो रेशो है वो आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू है। तो इसके अंदर कभी भी जो आपका पोल है, यानी जो रूट है आपका कोई d ऑफ s का, वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में लाई नहीं करेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक पोल ड्रॉ कर देता हूँ इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे x ऑफ s की वैल्यू अनबाउंडेड है या इन्फिनिटी है, और इसके लिए इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर पोल ड्रॉ करना it does not have any logic, because that means कि वहाँ पे लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट बाय डेफिनेशन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज अ प्लेस वेयर लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट्स। अच्छा, अब एक केस जो कि अभी तक हमने नहीं देखा, क्योंकि ज़्यादातर हम ऐसी एक्स ऑफ टी देख रहे हैं जो कि कभी इन्फिनिटी, कुछ एस की वैल्यूज़ के लिए इन्फिनिटी होते हैं और कुछ एस की वैल्यूज़ के लिए वो इन्फिनिटी नहीं होते। तो हम कहते हैं कि ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है जिसके अंदर आपकी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आपकी एक ऐसी सीक्वेंस है जो कि इंटीग्रेट हो जाती है, यानी आपके पास एक फाइनाइट सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे 0 है, और एक सीक्वेंस है जो कि आपकी शुरू हो रही है -t1 से t2 तक, या आपका 0 इधर है और आपका एक x ऑफ t है जो कि शुरू हो रहा है t1 से और ख़त्म हो रहा है t2 के ऊपर। तो ये एक फाइनाइट x ऑफ t है। और जब आप बेसिकली लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस फाइनाइट x ऑफ t का लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है e रेज़ पावर -st इंटू डी ऑफ टी के साथ, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इसकी लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, लिमिट्स हो जाएंगी t1 से लेके t2 तक। और इस इंटीग्रल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, s जो है वो सिग्मा प्लस जे ओमेगा के बराबर होता है।
इसको हम यूं भी लिख सकते हैं। अब चूंकि एक्स ऑफ टी फाइनाइट है, तो सिग्मा चाहे जीरो से कम हो, अगर सिग्मा जीरो से कम होगा तो सिग्मा की वैल्यू जो है T1 और T2 के दरमियान इंक्रीज करेगी, अगर सिग्मा जीरो से कम होगा। और अगर सिग्मा जीरो से बड़ा होगा तो T1 और T2 के दरमियान इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। लेकिन चाहे सिग्मा की वैल्यू ये जो एक्सपोनेंशियल है नेगेटिव हो और ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू इंक्रीज कर रही हो, या सिग्मा पॉजिटिव हो और ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू डिक्रीज कर रही हो, इन एनी केस एक्स ऑफ टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस सिग्मा टी जो है उसका जो आपका इंटीग्रल आ रहा है, जब आप इस इंटीग्रल को एवेल्युएट करेंगे तो वो भी फाइनाइट आएगा, क्योंकि एक्स ऑफ टी फाइनाइट है और ई रेज पावर माइनस सिग्मा टी भी फाइनाइट है। तो एज अ रिजल्ट एक्स ऑफ टी के लिए जो आपका है हर सिग्मा की वैल्यू के लिए ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्पेशल केस के अंदर हर सिग्मा की वैल्यू के लिए आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है सिग्मा जे ओमेगा, चूंकि उसमें सिग्मा की वैल्यू हर जो आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हर सिग्मा की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो पूरा एस प्लेन है ये आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, क्योंकि हर सिग्मा की वैल्यू के लिए आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है और लेप्लास ट्रांसफॉर्म का जो इंटीग्रल है वो वैलिड है। तो ये वो स्पेशल केस है जिसमें आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कवर्स द इंटायर एस प्लेन। और पहले हमने जो केसेस देखे थे उसमें देखा था कि सिग्मा की एक वैल्यू है और उसके लेफ्ट साइड पे हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, या राइट साइड पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दो सिग्मा की वैल्यूज के दरमियान है। लेकिन ये जो केस है जब एक्स ऑफ टी फाइनाइट है उसमें आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इंटायर एस प्लेन पे होता है। अच्छा, अब अगर आपका जो एक्स ऑफ टी वो राइट हैंडेड है, एक्स ऑफ टी के राइट हैंडेड फंक्शन होने का क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि आपका एक्स ऑफ टी ऐसा है कि वो T1 से पहले वो ज़ीरो है और T1 के बाद वो इन्फिनिटी तक जाता है। तो इस तरह के एक्स ऑफ टी का जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो T1 टू इन्फिनिटी उसकी लिमिट्स होंगी, क्योंकि एक्स ऑफ टी उससे पहले ज़ीरो है, इंटू ई रेज पावर माइनस एस टी इंटू डी ऑफ टी। और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ T1 टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई रेज पावर माइनस सिग्मा टी ई रेज पावर माइनस जे ओमेगा टी डी ऑफ टी। अब सिग्मा की एक वैल्यू है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट, जिसके लिए ये वाला जो आपका इंटीग्रल है वो फाइनाइट आता है, या दूसरे लफ्ज़ों में आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म इस सिग्मा की सिग्मा वैल्यू जो कि सिग्मा नॉट है एग्जिस्ट करता है, या उसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो सिग्मा नॉट है ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में है एक्स ऑफ टी के लेप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर ये आपका जो है एस प्लेन का प्लॉट है, इधर सिग्मा है, इधर जे ओमेगा है और इधर आपका सिग्मा नॉट है, और सिग्मा नॉट की इस वैल्यू के ऊपर ये जो वैल्यू है ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आती है, तो इस सिग्मा नॉट के राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो भी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में आएंगी इन्फिनिटी के। तो उसका, और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इस इंटीग्रल में अगर मैं सिग्मा नॉट की वैल्यू पुट कर दूं तो जब मैं इंटीग्रल लेता हूं तो इंटीग्रल फाइनाइट आता है, लेकिन जब सिग्मा की वैल्यू सिग्मा नॉट से बड़ी हो जाएगी तो तब ये जो ई रेज टू द पावर माइनस सिग्मा टी का डीके है वो सिग्मा नॉट से ज्यादा हो जाएगा। यानी सिग्मा नॉट के लिए अगर आपका डीके ये आ रहा है तो जो आपका डीके आता है जब सिग्मा सिग्मा नॉट से बड़ा होता है तो वो डीके ज्यादा हो जाता है इसके अंदर। तो जब इसका डीके ज्यादा आता है तो इसका मतलब है कि इन एनी केस ये जो इंटीग्रल है ये फाइनाइट रहेगा। तो सिग्मा नॉट से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आएंगी।
अगर आपकी ये जो सीक्वेंस है ये राइट हैंडेड सीक्वेंस है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर सिग्मा नॉट एक वैल्यू है इस राइट हैंडेड फंक्शन की जिस पे आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो इस सिग्मा नॉट से राइट साइड पे भी जितनी वैल्यूज होंगी उनके लिए भी आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करेगा, या वो सारी वैल्यूज आगे इन्फिनिटी तक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आएंगी। इसी तरह अगर x ऑफ t जो है वो लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस है, यानी आपका जो x ऑफ t है वो ऐसा है कि t1 से पहले वो नॉन जीरो है माइनस इन्फिनिटी तक, और t1 से आगे वो जीरो है इन्फिनिटी तक। तो इस तरह के जो x ऑफ t का फोरियर लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो आपका कुछ इस तरह का होगा। अब अगर इस केस के अंदर आपके पास कोई सिग्मा नॉट की ऐसी वैल्यू है जिस पे ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है ये कन्वर्ज करता है, या ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, या ये सिग्मा नॉट इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आता है, तो उस सूरत में जो आपकी वैल्यूज होंगी, यानी फॉर एग्जांपल ये आपका सिग्मा है और इस सिग्मा नॉट, ये जो सिग्मा नॉट है ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आता है, तो सिग्मा नॉट से जितनी भी कम की वैल्यूज होंगी वो सारी भी इस जो है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर आएंगी इन्फिनिटी तक। और उसकी भी लॉजिक क्वाइट सिंपल है, क्योंकि इसमें जो आपकी लिमिट्स हैं इसकी निस्बत वो आपकी देख सकते हैं कि वो रिवर्स हो गई हैं, लिमिट्स नेगेटिव साइड पे आ गई हैं। तो जब टी की नेगेटिव वैल्यूज आप इसके अंदर डालेंगे तो बेसिकली ये जो है आपकी जो सिग्मा की वैल्यू है वो जो है इंक्रीज करेगी, लेकिन जब सिग्मा की नेगेटिव वैल्यूज आप डालेंगे इसके अंदर तो आपका सिग्मा डिक्रीज करेगा। तो अगर सिग्मा नॉट की एक वैल्यू के लिए ये कन्वर्ज करता है तो सिग्मा नॉट की जो नेगेटिव साइड पे वैल्यूज हैं, यानी जो उससे कम की वैल्यूज हैं, सिग्मा नॉट से जो कम की वैल्यू है, सिग्मा नॉट से कम होगा तब भी ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करेगा। यानी सिग्मा नॉट अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में आता है तो इससे लेफ्ट साइड पे जितनी वैल्यूज हैं, यानी सिग्मा नॉट से कम की वैल्यूज हैं, उनके लिए भी ये वाला जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करेगा। तो ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टी होगी लेप्लास ट्रांसफॉर्म की। और अगर आपका x ऑफ t जो है राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड फंक्शंस का मजमुआ है, यानी x ऑफ t इज इक्वल टू x l of t plus x r of t, where your x l of t is a function, left-handed function, which is non-zero to the left side of t1, and x r of t is a function that is non-zero from t2 to infinity towards the right side. तो इस सूरत में इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इन दोनों फंक्शंस का, जो लेफ्ट हैंडेड सीक्वेंस का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो हमें पता है कि इट इज बेसिकली इट्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ सम वैल्यू। और जो राइट हैंडेड एक्स ऑफ टी का एक्स आर ऑफ टी का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, it is towards the right side of some particular value of sigma। तो अब अगर ये जो दोनों आपकी x of t में दोनों लेफ्ट हैंडेड x of t भी है और राइट हैंडेड भी फंक्शन भी है x r of t, तो इस सूरत में जो x of t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो एग्जिस्ट करेगा उस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए जहां पे ये दोनों ओवरलैप करते हैं। अगर ये ओवरलैप नहीं करते
तो फिर इनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर ये ओवरलैप करते हैं तो एक ख़ास वैल्यू से आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो स्टार्ट होगा, सिग्मा की एक ख़ास वैल्यू फॉर एग्जांपल ए से, और एक ख़ास वैल्यू पे बी पे एंड हो जाएगा। यानी इधर बी है इधर ए है, तो इन दोनों के दरमियान जो इंटरसेक्शन का एरिया है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। अगर इनके दरमियान इंटरसेक्शन नहीं होगी तो इनका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस नहीं होगा और लेप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो अब एक ऐसी सिग्मा की वैल्यू सिग्मा नॉट जिसके लिए इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज करता है, ये जो वैल्यू है ये इट शुड बी इन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस विच इज़ अ स्ट्रिप, जो कि एक स्ट्रिप की शक्ल में है। और ये स्ट्रिप किसके पैरेलल है? इट इज़ इन पैरेलल टू द जे ओमेगा एक्सिस। अब जो है हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, और इस एग्जांपल के अंदर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे ई रेज़ टू पावर माइनस बी मॉडुलस ऑफ टी का, वेयर बी इज़ अ रियल नंबर। तो जो मॉडुलस टी है इसका क्या मतलब है? मॉडुलस टी का ये मतलब होता है कि अगर ई रेज़ टू पावर बी की वैल्यू आप 3 पुट करें, या ई रेज़ टू पावर बी टी जो है वो की वैल्यू इसके अंदर -3 पुट करें, तो दोनों इट वुड बी इक्वल टू ई रेज़ टू पावर b3। यानी ये जो मॉडुलस है ये जो टी की हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं उस पर माइनस साइन को ख़त्म कर देता है। तो अगर ऐसे फंक्शन को हम प्लॉट करते हैं और वेयर बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इस सूरत में क्या होगा कि इधर जो है आपके पास एक डिकेइंग फंक्शन बनेगा ज़ीरो से आगे, विच इज़ ई रेज़ टू पावर माइनस बी टी। और चूंकि इस साइड पे जो टी की मॉडुलस है ज़ीरो से, जब टी की वैल्यू कम होगी तो नेगेटिव वाली वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, या दूसरे लफ्ज़ों में टी को एक नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ज़ीरो से इस तरफ ये जो फंक्शन है ई रेज़ टू पावर बी टी है, तो जब आप इसमें टी की नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे इस तरफ तो ये भी डिके करेगा। तो दोनों साइडों पे यानी आपका एक डिकेइंग फंक्शन बन जाएगा व्हेन बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। और जब बी स्मॉलर देन ज़ीरो है तो उस सूरत में क्या होगा कि आपका यहाँ पे एक राइजिंग फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि बी स्मॉलर देन ज़ीरो है तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा इधर। और इसी तरह यहाँ पे भी आपका चूंकि बी नेगेटिव होगा तो टी की जब नेगेटिव वैल्यूज़ आप इसमें पुट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो ई रेज़ पावर ये यहाँ पे भी आपका एक राइजिंग फंक्शन बन जाएगा। तो अब अगर इसका आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है इस फंक्शन का ई रेज़ पावर माइनस बी और टी का, तो इसको आप लिख लें एक अलग अलग लिख लें, यानी ज़ीरो से की जो ज़ीरो और पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं आपकी ज़ीरो की, उनके लिए आप एक अलग फंक्शन लिख लें और ज़ीरो और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए एक अलग फंक्शन लिख लें। तो यानी आपका इस तरह हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर माइनस बी टी इंटू यू ऑफ टी, आपका ये वाला फंक्शन आ जाएगा जो ज़ीरो के इस तरफ है, ई रेज़ पावर माइनस बी टी इंटू यू ऑफ टी। और इसी तरह ई रेज़ टू द पावर बी टी इंटू यू माइनस टी जो है वो आपका ज़ीरो से इस तरफ वाला फंक्शन आ जाएगा। तो एक्स ऑफ टी इज़ दी सम ऑफ दीज टू फंक्शंस, यानी इस फंक्शन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स ऑफ टी दो फंक्शंस का मजमुआ है। एक जो है इसके अंदर ई रेज़ पावर माइनस बी टी इंटू यू ऑफ टी है जिसका आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, और दूसरा ई रेज़ टू द पावर बी टी इंटू यू ऑफ माइनस टी है जिसका आपने लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। अब अगर आप इसको कंपेयर करें एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ जो हमने की, जो कि बुक की 9.1 एग्जाम्पल है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है इट इज़ 1 ओवर एस प्लस ए, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है इट इज़ एस इज सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस ए, आर दी रियल पार्ट ऑफ एस इज ग्रेटर देन माइनस ए, ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बना था। तो
इस एग्जाम्पल के अंदर जो अभी हम कर रहे हैं उसमें सिंपली क्या आपने किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, ई रेज़ पावर माइनस बी टी इंटू यू ऑफ टी का। तो इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास बनता है वो 1/s प्लस बी बनता है, और योर सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस बी। तो सिंपली आप ये कर लेंगे कि ई रेज़ पावर माइनस बी टी यू ऑफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s प्लस बी वेयर सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस बी कर लेंगे। इसी तरह अगर आप दूसरी फंक्शन को देखें जो 9.2 आपकी एग्जांपल थी, जो इस तरीके एग्जांपल 2 है, इसके अंदर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं माइनस ई रेज़ पावर माइनस ए टी इंटू यू ऑफ माइनस टी, और इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म बना था 1/s प्लस ए, और जो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बना था वो इट शुड बी स्मॉलर देन माइनस ए बना था। तो इस सूरत में अभी जो हम एग्जांपल कर रहे हैं उसके अंदर हम देख सकते हैं कि हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं ई बी टी इंटू यू ऑफ माइनस टी का। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं b को इस फॉर्म में लिख लूँ माइनस बी इंटू माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास बनेगा वो यानी, और इसके साथ एक नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, और 1/s माइनस बी बन जाएगा, वेयर योर सिग्मा इज स्मॉलर देन माइनस बी। तो यहाँ पे भी आपने यही लिख लिया, ई रेज टू पावर बी टी इंटू यू माइनस टी का जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है इट इज़ -1/s माइनस बी हो गया। यानी जो आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है इट इज़ स्मॉलर देन प्लस बी। क्योंकि इस केस में ये जो बी के साथ नेगेटिव साइन है ये इस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा। तो ये आपके दो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ गए। तो अब अगर आप इन्हें प्लॉट करते हैं, यानी इन दोनों लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स का जो कंबाइंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसको ज़रा अगर आप प्लॉट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फॉर सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस बी जो आपकी वैल्यूज़ हैं, एंड फॉर सिग्मा इज स्मॉलर देन प्लस बी जो आपकी वैल्यूज़ हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन बनता है इन दोनों के दरमियान ये आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। और जब आप पोल ज़ीरो प्लॉट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा -2b/s² माइनस b²। तो ये आपके पास बेसिकली जो है इसका पोल ज़ीरो। अब इसमें आपका ज़ीरो कोई नहीं बन रहा क्योंकि न्यूमरेटर में जो s है उसकी पावर ज़ीरो है, लेकिन आपके दो पोल्स बन रहे हैं। एक पोल आपका लाई करता है s इज इक्वल टू माइनस बी पे और दूसरा s इज इक्वल टू बी पे, यानी एक पोल इधर आ जाएगा एक पोल इधर आ जाएगा, और इन दोनों पोल्स के दरमियान रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि आपका जो b है उसकी वैल्यू स्मॉलर देन ज़ीरो, यानी b आपका नेगेटिव हो जाए, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में ये होगा कि एक फंक्शन का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनेगा, जो पहले फंक्शन का बनेगा दैट वुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ माइनस बी, और जो दूसरे फंक्शन का बनेगा इट वुड बी ऑन द राइट साइड ऑफ बी। तो इस सूरत में ओवरलैपिंग नहीं है तो आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन फॉर बी ग्रेटर देन ज़ीरो आपका लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, और वो आपका ये वाला लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। ये इसका पोल ज़ीरो प्लॉट है, यानी इसमें दो पोल्स हैं और इन दो पोल्स के दरमियान आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। तो इस तरह हमने जो है एक ऐसे फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है जिसके अंदर दो सब फंक्शंस हैं। एक उनमें से राइट हैंडेड सब फंक्शन है,
और एक उनमें से लेफ्ट हैंडेड सब फंक्शन है। और उनका जो ओरिजिन ऑफ कन्वर्जेंस आता है फॉर द कंडीशन बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, वो दो पोल्स के दरमियान आता है। तो अब ये है कि अगर आपका x ऑफ s रैशनल है, यानी x ऑफ s इज द रेशो ऑफ a polynomial in s in the numerator and a polynomial of s in the denominator, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में आपके जो है वो पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा उसकी सूरतें जो बनेंगी वो क्या बनेंगी, वो ये बनेंगी कि आइदर एक पोल है, उसके लेफ्ट साइड पे आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है जो कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी जो आपके लेफ्ट मोस्ट पोल होगा उसके लेफ्ट साइड पे आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बन रहा है, और उसमें कोई पोल इस रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका जो राइट मोस्ट पोल है उसके राइट साइड पे आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें कोई पोल नहीं है। या ये कंडीशन हो सकती है कि आपके जो दो पोल्स हैं उनके दरमियान आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट कर रहा है। और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में पोल नहीं हो सकता क्योंकि उसका मतलब ये है कि वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस उस पॉइंट पे इन्फिनिटी हो रहा है, तो इट वुड बी नॉट पॉसिबल। तो जो आपकी राइट हैंडेड एक्स ऑफ टी का फंक्शन होता है तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो राइट मोस्ट पोल होता है उसके राइट साइड पे होता है, और जो आपका लेफ्ट हैंडेड होता है उसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो लेफ्ट पोल के लेफ्ट साइड पे होता है, और वो किधर तक जाता है, वो इन्फिनिटी तक जाता है। और जहाँ पे जो राइट मोस्ट पोस्ट के राइट साइड पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो भी किधर तक जा रहा है, वो भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। और अगर आपकी जो है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो आपकी ऐसा एक्स ऑफ टी है जिसमें दो सीक्वेंसेस, दो आपके फंक्शंस हैं, एक उसमें एक्स लेफ्ट ऑफ लेफ्ट जो है लेफ्ट हैंडेड सब फंक्शन है उसके अंदर, और उसके अंदर राइट हैंडेड सब फंक्शन भी है। तो आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो बेसिकली दो पोल्स के दरमियान में होता है अगर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो इन दोनों के ओवरलैप कर रहे हैं। अगर इन दोनों के रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ओवरलैप नहीं कर रहे फिर लेप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। और उसके अलावा अगर आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसके अंदर आपकी ये जो इमेजिनरी एक्सिस की लाइन है ये मौजूद है, जैसे इस तरह केस है या इधर मौजूद है, तो ये जो इमेजिनरी एक्सिस है ये बेसिकली आपकी जो है ऐसी वैल्यूज़ को, इस लाइन के ऊपर जो वैल्यूज़ होती हैं वो ऐसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं जब सिग्मा की वैल्यू ज़ीरो होती है। यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो इसके बराबर होता है, तो सिग्मा की वैल्यू जब आप ज़ीरो कर देते हैं तो ये वन हो जाता है और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाता है। और सिग्मा की वैल्यू कहाँ पे ज़ीरो है, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग। तो अगर ये जो लाइन है जो जे ओमेगा एक्सिस की लाइन है ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में लाई करती है, तो इसका मतलब ये है कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उस जब सिग्मा को आप ज़ीरो कर देते हैं तो लेप्लास ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म में बन जाता है। और चूंकि ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में, इसका मतलब है कि एक्स ऑफ टी आपका कन्वर्ज कर रहा है, यानी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, और इस एग्जांपल के अंदर हमने जो प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़ी थी यानी प्रॉपर्टीज़ नंबर 7 to 9, उस सूरत में हम उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ये देखेंगे कि अगर आपका एक फंक्शन, एक जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म है उसकी वैल्यू है एक्स एस इज इक्वल टू एस प्लस थ्री ओवर एस प्लस वन इंटू एस माइनस टू, तो क्या पॉसिबल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो सकते हैं
इस लेप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू के लिए। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि हम इस लेप्लास ट्रांसफॉर्म का पोल ज़ीरो प्लॉट कर लें और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ 7 to 9 जो कि अभी आपने यहाँ पे पढ़ी, इनको यूज़ करते हुए देखेंगे कि क्या पॉसिबल रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो हैं वो बन सकते हैं इस x ऑफ s के लिए। तो अब इसका हम पोल ज़ीरो प्लॉट करते हैं। अब न्यूमरेटर में देख सकते हैं कि वी हैव s+3, यानी n ऑफ s इज इक्वल टू s+3, और या दूसरे लफ्ज़ों में जो रूट होगा n ऑफ s का, इट इज़ s इज इक्वल टू -3। तो n ऑफ s का या न्यूमरेटर का जो रूट होता है वो आपका 0 होता है। तो इसको अगर आप प्लॉट करें एस प्लेन के ऊपर, वेयर हेयर यू हैव द रियल पार्ट ऑफ एस ऑन एक्स एक्सिस और सिग्मा, एंड ऑन द वाई एक्सिस यू हैव द जे ओमेगा, तो जो जीरो आएगा वो एस इज इक्वल टू -3 पे आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक जीरो ड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर पोलिनोमियल इज इक्वल टू s+1 इंटू s-2, तो जो इसके रूट्स आएंगे वो s इज इक्वल टू -1 और 2 आएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो आपके पोल्स एग्जिस्ट करेंगे वो -1 और 2 पे लाई करेंगे। यानी s इज इक्वल टू -1 पे एक पोल आ गया और दूसरा पोल जो हो गया वो आपका s इज इक्वल टू 2 पे आ गया। अब क्या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो सकते हैं? तो अगर हम जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि अगर x ऑफ s रेशनल है तो उस सूरत में ये पॉसिबल है कि जो राइट मोस्ट पोल है उसके राइट साइड पे आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट करे। यानी और वो कुछ किस सूरत में होगा, जब x ऑफ t राइट हैंडेड फंक्शन होगा और x ऑफ t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म x ऑफ s है। यानी इसका मतलब ये है कि एक पॉसिबिलिटी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की है कि जो राइट मोस्ट आपका पोल है जो -2 है उससे आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस शुरू होता है और -इन्फिनिटी तक जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपकी x ऑफ t अगर लेफ्ट हैंडेड है तो उसका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, उसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो लेफ्ट मोस्ट पोल से शुरू करेगा लेफ्ट साइड पे और जाएगा वो -इन्फिनिटी तक। यानी इधर -1 से वो शुरू करेगा और वो किधर जाएगा, वो -इन्फिनिटी तक जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दो जो आपके पोल्स हैं उनके दरमियान आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस लाई करे। यानी आपका ये जो है x ऑफ s, ये एक ऐसे x ऑफ t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है जिसमें एक लेफ्ट हैंड फंक्शन भी है और एक राइट हैंड फंक्शन भी है। तो उस सूरत में आपका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो इन दोनों पोल्स के दरमियान में होगा। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए, इस लेप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, कि इन रीजन्स के अंदर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस एग्जिस्ट कर सकते हैं।